हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की क्लास यहाँ पर चली हुई है और जो आज आपकी क्लास रहने वाली है वो आपकी हिंदी की क्लास रहने वाली है। काफी दिनों में ये हो रही है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की, बिकॉज आप में से काफियों का कुछ अलग एग्जाम भी है आई थिंक, इसलिए आप लोग बोल रहे हो। तो उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय, ठीक है, दोनों ही टॉपिक को इसी एक क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। आज एनर्जी थोड़ी सी डाउन है बिकॉज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं? देखो, अगर बात करें उपसर्ग की तो किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है। यानी कि एक ऐसे अव्यय शब्द या फिर ऐसे आप कोई भी शब्दों के अंश जो किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में दो चीजें ध्यान में रखना। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है, ठीक है। उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के पीछे लगता है। ये डिफरेंस है दोनों में, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। और जो उपसर्ग है वो जब किसी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का जो है अर्थ बदल देते हैं, उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। देखो, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी जो मूल शब्द है उसके अगर आप कोई भी शब्दांश लगा देते हो, कोई भी अगर आप अव्यय शब्द लगा देते हो ना, तो फिर वो उसका ना अर्थ बदल के रख देता है, तो उसे क्या बोला जाता है? वो उपसर्ग होता है, ठीक है। जैसे देखो, हार के आगे मैंने जोड़ दिया प्रय, तो प्रय यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। प्रय जब इसके साथ जुड़ जाता है तो ये प्रहार बन जाता है। पहले हार का मतलब कुछ अलग था, लेकिन जब इसमें उपसर्ग जुड़ा प्रय तो फिर अब ये क्या बन गया है? प्रहार बन गया है। यानी कि जब उपसर्ग को हम जोड़ते हैं ना, तो जो आपका जो मूल शब्द है जिसके अंदर हमने इस उपसर्ग को जोड़ा है उसका अर्थ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इतना ध्यान में रखो, ठीक है। जबकि प्रत्यय में ऐसा नहीं होता, जो मूल शब्द का अर्थ है वो थोड़ा उसके सराउंडिंग में ही घूमता रहता है। लेकिन जब हम बात उपसर्ग की करते हैं तो यहाँ पर जो मूल शब्द का अर्थ है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार है और इसके अंदर जब मैं एक उपसर्ग जोड़ दूंगी तो उपकार बन जाता है। हार है, फिर से यहाँ पर जब मैं आ उपसर्ग जोड़ देती हूँ तो आहार बन जाता है, ठीक है। तो आप ऐसी इन चीजों को जरूर ध्यान में रख लेना। यहाँ पर जो प्रय, उप और आ है वो सभी क्या है? वो सभी उपसर्ग है, ठीक है। सीधी सी बात है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। जितने ज्यादा आप वर्ड्स को देख लेते हो, शब्दों को देख लेते हो, आपके लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पर इस सेशन में सेशन कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं इनके अंदर मैंने आपको ढेर सारे एग्जांपल जो है इंक्लूड करे हैं, ठीक है। करीब करीब 100 आपको ऐसे वर्ड मिल जाएंगे उपसर्ग के, और आपको प्रत्यय के मिल जाएंगे जिसको आप अच्छे से कर सकते हो सकेगा तो आपका यही से सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। और आप इस क्लास से आइडिया भी लगा सकते हो कि आपके जो नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको लेने हैं कि नहीं लेने, ठीक है। तो शब्दों में से उपसर्गों को पृथक करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग किया गया मूल शब्द सार्थक हो। यानी कि आप मतलब कुछ ऐसा आप नहीं ऐड कर रहे हो, जो मूल शब्द जिसके अंदर आप आगे उपसर्ग ऐड कर रहे हो उस मूल शब्द का अपना एक मतलब होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसका कोई भी अर्थ ना निकल रहा हो, फिर वो नहीं होता है वो सारी चीज, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रय पढ़ा था और हार पढ़ा था, देन जाकर के ये क्या हो गया था? प्रहार हो गया था। यहाँ पर ये जो मूल शब्द है ये सार्थक है, इसका एक अपना अर्थ निकलता है। तो ये यही कहने की बात कर रहा है कि जब आप प्रय को यानी कि उपसर्ग को जब आप इस मूल शब्द से पृथक करते हो, मतलब अलग करते हो, तो इस मूल शब्द का अपना एक मतलब होना चाहिए, तभी वो जाकर के चीजें अपनी कंसिडर करी जाती है। अब उपसर्ग जो है वो काफी प्रकार के होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के हैं, ठीक है, उर्दू के हैं, अरबी फारसी की है। तो सारे उपसर्गों को हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। कितने टाइप्स को हम यहाँ पर देखेंगे? भाई संस्कृत के उपसर्ग है आपके जो कि आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो ये आपके संख्या 22 है इनकी। और हिंदी के उपसर्ग जो कि आपके तद्भव है, जिनको आप ये इनकी संख्या 13 है। ऐसे ही आप उर्दू के सब उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर आप अरबी फारसी के पढ़ेंगे, एंड देन आप अंग्रेजी के उपसर्गों को स्टडी करोगे, ठीक है। एक एक करके बढ़ चलते हैं फटाफट से। संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे जो कि आपकी संख्या में 22 है, और कौन कौन से आपके उपसर्ग है वो भी आप यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। कोई तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रय है, प्रा है, अप है, सम है, अनु है, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि और अप, उप। ये सारे जो है आपके 22 जो है उपसर्ग कहलाते हैं संस्कृत के। आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे रटना नहीं है कि भाई प्रय संस्कृत का है, प्रा जो है वो संस्कृत का है, बस आप इनका ना मतलब समझो। और इनके जो मैंने यहाँ पर काफी एग्जांपल्स आपके लिए इंक्लूड करे हैं, इनको बस देख लेना। और जितने आपको प्रीवियस ईयर में कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है ना, तो आप बस वो देख लेना।
ठीक है, क्योंकि ये थोड़े इजी भी होते हैं, बट कई बार कोई कोई शब्द ऐसा आ जाता है जब आप उनका उसको विच्छेद नहीं कर पाते, आप उसको देख नहीं पाते। तो एक एक करके इन सभी 22 जो आपके ये मूल उपसर्ग है इनको हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर है आपका अति। यहाँ पर जो रेड में लिखा गया ये आपके उपसर्ग है, और यहाँ पर जो आपका ये पर्पल कलर है ये आपका इनके अर्थ है, मतलब इनके क्या मीनिंग निकलते हैं, और यहाँ पर फिर ये इनके बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, देखो अति उपसर्ग से बनने वाले कौन से शब्द होते हैं। अति का मतलब समझो पहले, अति का मतलब होता है अधिक, है ना, सीधी सी बात है, सबको पता है अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलो जब ये अतिशय है तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये जो बनता है वो अति प्लस शय बनता है। ठीक है, और शय का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, ठीक है, कुछ भी मतलब कोई चीज, कोई मस्ती, कोई मटेरियल आपकी क्या कहलाती है, शय कहलाती है। अब इसका एक मतलब है शय का, है ना, ये सार्थक है, और इसके अंदर जब मैं अति उपसर्ग लगा देती हूँ तो ये अतिशय बन जाता है, और इसने अब कंप्लीटली चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, यानी कि उस वस्तु की अधिकता, उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि अति का मतलब अधिक होता है ना, जब हमने इसमें अति जोड़ दिया तो मतलब जो पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूँ उसकी अधिकता हो गई है। ठीक है, ऐसे आपको इन चीजों को करना है। अतिक्रमण में आपका उपसर्ग कौन सा आएगा, अति आएगा, अति प्लस क्रमण आ जाएगा। अति प्लस वृष्टि, अतिवृष्टि है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है ढेर सारे, इनके अलावा भी नीचे आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल मैंने इंक्लूड करे हैं। इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है ये, कि आप जो मैं क्लासेस दे रही हूँ उनके साथ साथ ये नोट्स जरूर लो, ताकि आपको रिविजन करने में दिक्कत ना हो, साथ ही आपको बहुत सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है अति के बाद, अति तो हो गया, उसका मतलब था अधिक, उसके बाद है अधि। मैं इनको फटाफट से करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि वो चीजें ना सारी समझने वाली है, ये चीजें आपको ना खुद से ही इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अधि, अधि का मतलब होता है प्रधान और श्रेष्ठ। इसके मीनिंग याद कर लेने हैं आपने कि भाई अति का क्या मतलब है, अधि का क्या मतलब है, परा का क्या मतलब है, इनके मीनिंग जरूर याद में रख लेना, बिकॉज कई बार ये पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो बाकी तो वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, आपको वर्ड्स दे देंगे और उसमें ये बताएंगे कि किस में से ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे छाटने होते हैं, बाकी उनके मूड पर है भाई वो क्या दे दे। तो अधि का मतलब प्रधान या फिर श्रेष्ठ होता है। अधिनियम, अधिनियम में कौन सा उपसर्ग है आपसे पूछ लेंगे, तो इसमें अधि है, अधि प्लस नियम है। अधिनायक है, अधिकृत है, अधिकरण, अध्यक्ष है, अधि प्लस अक्ष बनता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको ना संधि का के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए है। संधि की क्लास में अगले ही आपके लिए इंक्लूड करने वाली हूँ। संधि अगर आपको अच्छे से आती है, जब आप चीजों को ब्रेक डाउन कर पाते हो, जब आप संधि विच्छेद कर पाते हो, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब ये जो अध्यक्ष है वो अधि प्लस अक्ष से मिलके बना है। अब इसमें जो ये छोटी ई है और यहाँ से जब ए मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो य में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये संधि के एग्जाम्पल है जो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपको संधि की जानकारी होगी तो आप इन चीजों को कर सकते हो। तो अधि प्लस अक्ष मिलके, ठीक है, उसके बाद अध्ययन है, इसमें भी आपका अधि उपसर्ग है। अनु है, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद, अनुभव, ये सभी क्या है आपके अनु के द्वारा, अनु उपसर्ग के द्वारा बनाए गए आपके शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं अप है भाई। अप का मतलब होता है बुरा। ठीक है, बुरा। अपयश, अप प्लस शब्द बन के क्या बन जाता है, अपशब्द बन जाता है। ठीक है भाई, शब्द का अपना एक अलग मतलब होता है, और अप जब लगा देंगे तो अब हम क्या कह देंगे भाई, बुरे शब्द। ठीक है, अपकार, अपकृति, अपव्यय, अपशकुन। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रख लेनी है। अभी, अभी का मतलब होता है पास, अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। तो ये सारी चीजें ना आप अच्छे से खुद से ही पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अव का मतलब होता है हीनता। ठीक है, और अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। कुछ कुछ शब्द तो आप एग्जाम में जब देखोगे ना तो आप आराम से कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे समास हो गया, जैसे संधि हो गया, जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गए। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति हो गया, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं सारी चीजें। आ है, आ का मतलब होता है तक से, आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म। उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत और उल्लेख। ठीक है, उपसर्ग कहां पर आएगा, उप का मतलब होता है सहायक, और ये नाम तो उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम और उपहार। ठीक है, दुर का मतलब गलित या फिर कठिन होता है। दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यवस्था और दुरुपयोग। ठीक है, तो ये आपके दुर वाले हो गए हैं। ऐसे ही आप इन सारों को देख लेंगे, मैंने 22 के 22 यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड करे हैं, और ये आपको नोट्स में आज ही ऐड में कर दूंगी। ठीक है, दुस है, फिर दुस का मतलब क्या होता है, बुरा या कठिन होता है।
इसके जो शब्द बन जाते हैं वो दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस और दुस्साध्य। ठीक है, तो वो देख के ही कई बार ना शब्द को पता लग जाता है भाई इसमें कौन सा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से उपसर्ग है वो संस्कृत भी है, और इतना तो आप ध्यान में रख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि आपका नी है। नी का मतलब बिना होता है। ठीक है, अब मैं इनकी तरफ नहीं जा रही हूँ। नी का मतलब बिना होता है। निस का मतलब होता है बाहर या फिर बिना। निर का मतलब भी यहाँ पर बिना होता है। प्रय होता है आगे, और परा का मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। और ये आपके सारे अपने शब्द जो है आप आराम से कर सकते हो। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो आप यहाँ पर पोज करते हुए इनको फटाफट से लिखते भी रहना। ठीक है, इसके अलावा जहां पर आपको जितने भी शब्द मिलते हैं वो सभी आपने जरूर देख लेंगे। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप है ना, प्रतिध्वनि। तो यहाँ पर ये सभी किस उपशब्द से बने हैं, प्रति से बने हैं। वि का मतलब विशेष होता है, विजय, विहार, विख्यात, व्याधि। सु का मतलब अच्छा होता है, सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध और सुशील। ठीक है, तो ये आपको सबको भी ध्यान में रखना है। जितना आप इनको पढ़ोगे, जितना आप इनका प्रैक्टिस करोगे, वो तभी आपको इसमें थोड़ा फायदा है। फिर है आपका 21 है, ये सम है। सम का मतलब अच्छी तरह होता है, संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय और संरक्षा। अन का मतलब नहीं या फिर बुरा होता है, अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त। ठीक है, जो उपयुक्त ना हो, अनागत, अनिष्ट और अनुपम। ठीक है, तो बहुत सारे आपके शब्द हो सकते हैं, सिर्फ इन्हीं तक ही सीमित मत रहना। तो ये आपके 22 के संस्कृत के उपसर्ग थे, और अब आप हिंदी के 13 जो उपसर्ग है उनको देखोगे। ये भी मैंने आपके लिए ऐसे ही इंक्लूड करे हैं, जैसे आपका ए है, ठीक है, अन है, कै है, कु है, दु है, और तत्सम तद्भव शब्द आप कर चुके हो, इसलिए आप इनको आराम से कर सकते हो। भी हिंदी वाले में कोई भी संस्कृत टाइप का नहीं होगा तो वो आपको पता चल जाएगा आपको कि ये तत्सम के है और या फिर ये तद्भव के है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अन का मतलब अभाव, निषेध होता है। कै का मतलब बुरा, हीन होता है। कु मतलब बुरा होता है। दु मतलब कम या फिर बुरा होता है। और ये आपके रेस्पेक्टेड क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो वो आपका नी है। नी का मतलब कमी होता है। ठीक है, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ओ और आओ है हीन, निषेध, ओगन, ओघर, ओसर और ओसान। भर का पूरा मतलब है। सु का मतलब अच्छा होता है, और अध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी उपसर्ग हैं आप ध्यान में रख लेना। इतना कुछ भी नहीं है, बस आपसे सिंपली ऐसे पूछा जाता है, आपसे शब्द दे देंगे 4 ऑप्शन में, और आपसे ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा किस में उपसर्ग नहीं है। आपको प्रत्येक एग्जाम्पल दे देंगे, एक उसमें उपसर्ग का दे देंगे, या फिर आपसे ये बोल देंगे कि बताओ किसमें अधिक उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको दे देंगे। नेक्स्ट जो है वो उन है। एक कम। पर का मतलब होता है दूसरा, बाद का। और बिन का मतलब होता है बिना और निषेध। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रख लेना भाई, इन सारी चीजों को। फिर आपके उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं। उर्दू में आपका जो ला है, बद है, बे है, कम है, ठीक है, गैर है यहाँ पर। तो इनका आप अर्थ देखोगे, और यहाँ पर बनने वाले सारे आप जितने भी उपसर्ग से बने शब्द है ना, इनको भी अच्छे से आप डीप में देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये ऐसे कराने से नहीं आएगा। ना है और खुश है। ना का मतलब भाव होता है, खुश का मतलब श्रेष्ठता होता है। ठीक है, तो आप अपने रेस्पेक्ट के लिए जो भी शब्द है उनको देख लेना। उसके बाद जो आपके बच जाते हैं वो बच जाते हैं। हम आ गया, ठीक है, जिसका मतलब बराबर होता है। एन का मतलब ठीक होता है। सर का मतलब हो क्या, मुख्य होता है। बेश का मतलब अत्यधिक होता है। ठीक है, बा मतलब ये सारे आपके बाहर वाले हैं। ठीक है, ना हिंदी के हैं ना संस्कृत के हैं, सहित है। और अल का मतलब निश्चित होता है। ठीक है, तो आप आराम से इनको कर सकते हो, इतना कुछ इसमें नहीं है। अरबी फारसी की है यहाँ पर, ऊपर उर्दू के थे, अब आपके अरबी फारसी के उपसर्ग है। अब अरबी फारसी में एक आपका अल है, फिर कम है, फिर खुश है। ठीक है, इनका मतलब आप देख लोगे, इनके द्वारा बनाए गए शब्द भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, उपसर्ग है, अब वही चल रहे हैं, अरबी फारसी के ही चल रहे हैं। गैर, गैर का मतलब निषेध होता है। हमने ये शब्द बहुत बार सुने हैं, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार, है ना। वर है, में, ये हमारे शब्द नहीं है। ठीक है, अरबी फारसी के है। दरअसल, दर हकीकत। ना का मतलब भाव होता है, नापसंद, नाभज, नाराज और नालायक। ठीक है, अब आपके जो उपसर्ग आ जाते हैं वो इंग्लिश के आ जाते हैं, अंग्रेजी के आ जाते हैं। और अंग्रेजी के तो आप आराम से समझ सकते हो भाई, सब, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अधीन, यानी कि इनके अंडर काम करते हैं। डिप्टी है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, वाइस है, सहायक बोलते हैं इनको, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, जनरल प्रधान बोलते हैं, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये तो बहुत ईजी से ही होते हैं।
ठीक है, इंग्लिश वाले आप आराम से समझ सकते हो। जैसे और आपके दो दिए हुए, चीफ दिया है और एक आपका हेड दिया है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, वो इजी सी चीज है, आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ना ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, करीब करीब आपको 100, 110, 120 के अराउंड एग्जाम्पल है। इन शब्दों को आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये ढेर सारे शब्द है भाई, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको ऊपर भी ये शब्द आए हैं, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, अति है, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हो। अत्यंत में कौन सा है, अति है, अति प्लस अंत अत्यंत बनाता है। ठीक है, अति प्लस आचार क्या बनाते हैं, अत्याचार बनाते हैं। अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, अधि प्लस आत्म अध्यात्म बनाता है। तो ये आपको अगर संधि आपको अच्छे से आती है तो बिना संधि के भी आप इनको कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेने, अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको ये सब चीजें वहां पर मिलेंगी। ठीक है, ढेर सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो भी आपके ऊपर गए थे ये भी आपके उपसर्ग के ही हैं। फिर नीचे 50 और उपसर्ग के एग्जाम्पल आपके लिए मैंने रखे हैं यहाँ पर। मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि आपके शायद यहीं से ही बन जाएंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ से आप आराम से करना भाई। अब चलते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उपसर्ग जो है वो किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस अय, यानी कि प्रति मतलब साथ में चलता है लेकिन बाद में, ठीक है, शब्द के बाद में, और अय मतलब चलने वाला। ठीक है, तो शब्द इसका अर्थ होता है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, दयालु है। ठीक है, दयालु है। अब इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, दया है। दयालु जो है दया प्लस आलू से मिलकर बना है, तो दया आपका मूल शब्द है, इसके बाद में जो प्रत्यय लग गया वो आलू बन गया, और इसका जो मतलब है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, मतलब इसके ही इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, दया के ही इर्द गिर्द। ठीक है, ये डिफरेंस है। उपसर्ग जो है नाम मतलब को जो है परिवर्तन बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन जो प्रत्यय है वो थोड़ा आसपास ही उसका मतलब रखते हैं। ठीक है, और हमेशा ध्यान में रखना उपसर्ग जो है आगे लगते हैं किसी मूल शब्द के और प्रत्यय जो है वो बाद में लगते हैं। इनके दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं प्रत्यय के। एक है आपका कृत प्रत्यय और एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण होते हैं ना उनके अंदर जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखना, कृत प्रत्यय कौन से, कृत प्रत्यय होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। ठीक है, और ऐसे शब्द जो कि कृत प्रत्यय से बने हैं वो आपको क्या कहलाते हैं, वो आपके कृदंत शब्द कहलाते हैं। ये भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत शब्द। जैसे यहाँ पर लेख और इसके अंदर जब मैं अक जोड़ देती हूँ जो कि आपके बाद में ही लगते हैं प्रत्यय, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लेखक बन जाता है। लेख यहाँ पर एक धातु शब्द है। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान में रखोगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे है कृत के, फिर हम प्रत्यय की तरफ बढ़ जाएंगे, सॉरी तद्धित की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे यहाँ पर अक प्रत्यय है, तो जब मैं लेख के अंदर अक जोड़ती हूँ तो क्या बन जाता है, लेखक बन जाता है। पाठ के अंदर अक जोड़ती हूँ तो मेरा पाठक बन जाता है। ठीक है, गाय के अंदर जब मैं अक जोड़ती हूँ तो वो गायक बन जाता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको संधि से पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी संधि की ही रहेगी, यानी कि आपका जो ये गय है यानी कि ए के अंदर दो मात्रा में, और जब मैं ए जोड़ती हूँ तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर आय बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अब ये जो प्रत्यय है वो आपके एंड में ही लगते हैं, तो पाल के अंदर जब मैं अन जोड़ती हूँ तो मेरा क्या बन जाता है, पालन बन जाता है। ऐसे ही सह में अन जोड़ते हैं तो सहन बन जाएगा। ठीक है, ने में अन जोड़ते हैं तो नयन बन जाता है, और चर में अन जोड़ते हैं तो चरण बन जाता है। एंड सो ऑन आपका अना का है, जिसको आप अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा खोल के भी मैंने सारी चीजें प्रत्यय के लिए रख दी है। ठीक है, अब देखो अन्य है, तो मान में जब अन्य जोड़ देते हैं तो माननीय बन जाता है। रम में अन्य जोड़ तो रमणीय, दृश्य में अन्य जोड़ देते तो दृश्यनीय बन जाता है। आ प्रत्यय है, सुख में आ जोड़ देते तो सुखा, भूल में आ तो भूला, और जाग में आ तो जागा, और पूज में आ तो पूजा। ठीक है, आई प्रत्यय है, ऐसे ही आपका आन प्रत्यय है, ऐसे ही आपका ई है और इया है। तो आपसे ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, बताओ सिलाई में कौन सा प्रत्यय है, मिलान में कौन सा प्रत्यय है ना, गिरी में कौन सा है, छलिया में कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, ऐसे भी आपको कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो आप जब भी चीजों को पढ़ो ना तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलिए इत भी है यहाँ पर। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों
जैसे कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेठ के अंदर जब मैं आनी प्रत्यय जोड़ देती हूँ तो क्या बन जाता है, सेठानी बन जाता है। ठीक है ना, तो सेठ आपका एक धातु नहीं है बल्कि यहाँ पर ये आपके चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। ठीक है ना, चलो जो कि आपका संज्ञा है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, प्रत्यय के उदाहरण है यहाँ पर आपके तद्धित के हैं ये। देखो लठैत, लठैत में आपका कौन सा प्रत्यय है, एत है। ठीक है, लट प्लस एत तो आपका क्या बन जाता है, लठैत बन जाता है। ठीक है, सपेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा है। कमाऊ में है आऊ प्रत्यय है। तैराक में आपका आक प्रत्यय है। भंगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय है और चटोरा में ओरा है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सारी मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड करी है। ससुराल में आल है। ठीक है, पढ़ाई है, मिठाई है, बुढ़ापा है, लिखावट है, चिकनाई है, ननिहाल, गुनिहाल, गुनहाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जरूर अपने जो अच्छे से कर लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फिर यहाँ पर पोस्ट करके भी आप इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप कितना लिखोगे तो आप कोशिश करिए कि आप इन नोट्स को अवेल कर लो क्योंकि बिल्कुल भी महंगे नहीं है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा 50 प्रत्यय के उदाहरण भी मैंने जैसे आपके लिए उपसर्ग के लाए थे ऐसे ही आपके लिए 50 प्रत्यय के उदाहरण है कि भाई अब प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं, उप से कौन से शब्द बनते हैं, एता से कौन से बनते हैं, अक्कड़ से कौन से बनते हैं। ठीक है, तो आप जितना भी आप बहुत सारी चीजें दी गई हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लोगे ना तो आपका 1-2 नंबर जितना भी पूछा जाता है वो सब चीजें हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है, जबकि यहाँ पर प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया ना कि उपसर्ग में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं मूल शब्द में तो मूल शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाता है, लेकिन इसमें जो अर्थ है वो थोड़ा सा मूल शब्द के सराउंडिंग में ही घूमता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो प्रचार मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसमें इतिहास है, उसमें एक जब प्रत्यय जोड़ दूंगी तो सेम सा ही है ना, ऐतिहासिक मतलब इतिहास की ही चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो ये इतना आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, चीजें हो जाती है, बस एक बार इनको करके देखना। ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपके लिए इंक्लूड करे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगे इनके अंदर, साथ में आपको आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी आप पढ़ लेना, काफी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थोड़ी सी मेरी एनर्जी डाउन है, मैंने पहले ही कहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब लगा हो तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर नोट चाहिए तो सभी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, हमेशा विजिट किया करो। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, टीजीटी जनरल सेक्शन, टीजीटी नहीं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबका जनरल सेक्शन के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।